चलो घर चलते हैं। आखिरकार आप वापस आ गए। लू किंग उसे अंदर खींचते हुए बोली। फिर शरारती अंदाज में मुस्कुराई, लेकिन सुनो भैया, अब तो आप बड़े अधिकारी हो गए हो। मेरा गिफ्ट कहाँ है? गिफ्ट नहीं तो अंदर एंट्री नहीं। उधर झेंग यूफेन अभी भी मेहमानों को रोकना चाहती थीं। अरे आप लोग रुकिए, मैंने दावत की तैयारी कर रखी है। लेकिन लूहे ने उन्हें धीरे से रोका। गवर्नर एक्साएओ ने मना किया है। चलो अंदर चलते हैं। आज तो मैं खास वाली वाइन खोलूंगा। जनरल लैन अब काफी सहज हो गए थे। उन्होंने लू परिवार को हाथ हिलाकर कहा, कमांडर, आप आराम से परिवार के साथ समय बिताइए। हम यहीं पास में रहेंगे। उधर एक्साएओ पिंगन ने उन्हें एक तरफ खींच लिया और धीरे से बोला, तुम बूढ़े लोमड़ी, इतना बड़ा राज मुझसे कैसे छुपा लिया? एक्साएओ पिंगन का चेहरा पसीने से भीग गया था। उसने जनरल लैन की कॉलर पकड़ ली। लैन, मुझे अभी सब बताओ। यह कमांडर लू की कहानी क्या है? वह लड़का इतनी जल्दी सुप्रीम जनरल कैसे बन गया? जनरल लैन चौंक गए। क्या मतलब? फिर अचानक उन्हें कुछ याद आया। उनकी आंखें फैल गईं। रुको, क्या तुम वही लड़के की बात कर रहे हो जिसके बारे में तुमने महीनों पहले बताया था? वही हाई स्कूल वाला मार्शल आर्ट्स प्रतिभाशाली? एक्साएओ पिंगन ने धीरे से कहा, अगर मैं कहूं। हाँ, वही है। जनरल लैन कुछ सेकंड तक लू परिवार के बंद दरवाजे को देखते रहे। फिर उन्होंने धीमे से एक जोरदार गाली दी। कुछ देर बाद उन्होंने एक्साएओ पिंगन के कंधे पर हाथ रखा। उनकी आंखों में ईर्ष्या साफ दिख रही थी। ओल्ड एक्साएओ, तुम तो सच में भाग्यशाली हो। तुमने सोना पा लिया है। जब ऊपर पहुंचो तो अपने भाई को मत भूलना। हमने कसम खाई थी, खुशी और मुश्किल दोनों साथ बांटेंगे। एक्साएओ पिंगन के चेहरे पर गर्व और डर दोनों थे। घर के अंदर माहौल काफी हलचल भरा था। झेंग यूफेन अपने बेटे के लिए पानी लेने गईं। उधर लू किंग तुरंत सवालों की बौछार करने लगी, भैया सच बताओ, आप सेना में जनरल कैसे बन गए? यह कब हुआ? मैं तो सोचती थी आप बस छात्र हो। लू है भी उत्सुक थे। सच बताओ शेंग, तुम ईस्टर्न रीजन के सुप्रीम जनरल कैसे बने? गवर्नर एक्साएओ जिस तरह तुम्हें सलाम कर रहे थे, वह सपना जैसा लग रहा था, लू है ने सिर हिलाते हुए कहा। उधर झेंग यूफेन पानी लेकर आईं और बेटे को दिया। धन्यवाद माँ, लू शेंग ने कहा। लेकिन बैठते ही तीनों ने उसे घेर लिया और सवालों की बारिश शुरू हो गई। लू शेंग ने धीरे धीरे ठंडा पानी पिया और कुछ पल चुप रहा। फिर हल्की मुस्कान के साथ बोला, कहानी लंबी है और थोड़ी जटिल भी। डिनर के बाद आराम से सब बताऊंगा। फिर अचानक उसका चेहरा गंभीर हो गया। माँ, पिताजी, किंग, सेना की बातें बाद में होंगी, लेकिन अभी मुझे आपसे एक बहुत जरूरी बात करनी है। उसकी गंभीरता देखकर तीनों चुप हो गए और सोफे पर बैठ गए। लूहे ने घबराकर पूछा, क्या हुआ शेंग? अचानक लू शेंग का चेहरा टमाटर की तरह लाल हो गया। वह कुछ पल शब्द खोजता रहा। फिर धीरे से बोला, असल में मुझे प्यार हो गया है। मेरी एक गर्लफ्रेंड है। तीनों कुछ सेकंड तक चुप रहे। फिर एक साथ चिल्लाए, क्या? अगले 30 मिनट तक लू शेंग ने अपनी पूरी कहानी बताई। जब वह खत्म हुआ तो थककर पीछे टिक गया और पानी पी लिया। उसे पता था परिवार चौंकेगा, लेकिन इतनी पूछताछ होगी यह नहीं सोचा था। उनके सवाल किसी युद्ध से कम नहीं थे। फिर उसने कहा, अब जब बता ही दिया है तो पूरी बात बता देता हूं।
मैं इस बार घर इसलिए आया हूं ताकि आप सबको अपने साथ सैन्य क्षेत्र ले जा सकूं और आप उससे मिल सकें। झेंग यूफेन की आंखें चमक उठीं। हमारी होने वाली बहू से मिलेंगे? यह तो बहुत अच्छी बात है। लू है तुरंत बोले, मुझे सुपरमार्केट से छुट्टी लेनी पड़ेगी। लू किंग हंस पड़ी, मैं तो छुट्टी पर हूं। मैं भी चलूंगी। देखना है कौन है जिसने मेरे भाई को काबू किया। लेकिन सबसे ज्यादा जल्दी में लू शेंग ही था। वह बोला, असल में मैं चाहता हूं हम कल सुबह ही निकलें। यह सुनकर उसके माता पिता चौंक गए। कल? इतनी जल्दी क्यों? लू शेंग हल्का सा खांसा। थोड़ा मजाक भी है। अगर जल्दी नहीं गया तो कहीं वह उड़ न जाए। फिर मुस्कुराया। असल वजह यह है कि वह इन दिनों बहुत व्यस्त है। उसे बस थोड़ी छुट्टी मिली है। असल में उसने अपना सैन्य फोन निकाला। क्यों न अभी आप उससे बात कर लो, उसने वीडियो कॉल किया। कुछ सेकंड बाद स्क्रीन पर डॉन किंग्स दिखाई दी। डॉन किंग्स बेहद सुंदर और शांत दिख रही थी। लेकिन जब उसने लू शेंग के पूरे परिवार को देखा तो वह थोड़ा शर्माने लगी। नमस्ते आंटी अंकल, उसने मुस्कुराकर कहा। आप कुछ लाने की चिंता मत कीजिए। सैन्य क्षेत्र में सब सुविधाएं हैं, मॉल, सिनेमा, यहाँ तक कि रिसॉर्ट भी। कल आप आएंगे तो मैं खुद लेने आऊंगी। यह सुनकर झेंग यूफेन बहुत खुश हो गईं। जरूर आएंगे। लू है जोर से हंसे। बहुत बढ़िया लड़की है। मेरे बेटे की पसंद कमाल है। फिर उन्होंने धीरे से लू शेंग से कहा, देखा, अच्छी लड़की पटाने की कला तुमने मुझसे ही सीखी है। झेंग यूफेन ने तुरंत उसका कान पकड़ लिया। बच्चे के सामने बकवास मत करो। फिर बोली, मैं अभी पैकिंग शुरू करती हूँ। लू है दर्द से चिल्लाने लगे, अरे धीरे, कान टूट जाएगा। जल्दी करो, कल लंबा सफर है। लू है की चीखें पूरे घर में गूंजने लगीं। लू किंग हंसते हंसते लोटपोट हो गई। लू शेंग अपने इस अजीब लेकिन प्यारे परिवार को देखता रहा और मुस्कुरा दिया। लू शेंग ने मन ही मन सोचा, परिवार को सैन्य क्षेत्र ले जाने का यह सबसे आसान तरीका था। पहले उन्हें सुरक्षित जगह ले जाओ, फिर बाकी सब समझाओ। जब तक लियनसू का खतरा खत्म नहीं हो जाता तब तक उन्हें सुरक्षित रहना चाहिए। उसकी आंखों में अचानक ठंडक आ गई। लियो की हत्या की कोशिश असफल हुए काफी समय हो गया, उसने सोचा। अगर सब ठीक चला तो लियनसू अगला कदम जल्द उठाएगी। उसने जेब से वह छोटी हरी शीशी निकाली, सेंट स्लेयर ऑयल। वह उसे उंगलियों के बीच घुमाने लगा। इतनी महंगी चीज लियनसू इतनी आसानी से नहीं छोड़ेगी। फिर उसने हल्की हंसी के साथ सिर हिलाया। मैं ज्यादा सोच रहा हूं। वह ध्यान में बैठ गया और अपने दिमाग के भविष्य ज्ञान को खंगालने लगा। 1 मिनट बाद उसने आंखें खोलीं। उसकी पुतलियों में अजीब चमक थी। वह धीरे से बोला, द ब्लैक मैजिक सोसाइटी। लू शेंग ने कई संभावनाएं सोची थीं, लेकिन उसने उम्मीद नहीं की थी कि लियनसू ब्लैक मैजिक सोसाइटी से हाथ मिलाएगी। यह संगठन बेहद रहस्यमयी और खतरनाक था। दुनिया में बहुत कम लोग इसके असली इतिहास को जानते थे, लेकिन फायर सीड रिसोर्स लाइब्रेरी में इसके सारे रहस्य दर्ज थे। ब्लैक मैजिक सोसाइटी एक कट्टर अंतर्राष्ट्रीय आतंकवादी संगठन था। वे इंसानों और एलियन बीस्ट्स के जीन मिलाकर मैजिक गॉड्स बनाते थे। उनके सबसे शक्तिशाली सदस्यों के नाम सालमन के 72 दानवों पर रखे गए थे। सबसे खतरनाक बात यह थी कि इस संगठन को शैडो ऑफ शी का गुप्त समर्थन प्राप्त था। इसी वजह से दुनिया की सेनाएं भी उन्हें खत्म नहीं कर पाईं। लू शेंग ने सिर झुका लिया।
वह चुपचाप संभावनाओं का हिसाब लगाने लगा। उसे यह नहीं पता था कि कौन सा मैजिक गॉड भेजा जाएगा, लेकिन उसके लिए इससे फर्क नहीं पड़ता था। उसने सेंट स्लेयर ऑयल की शीशी को देखा और ठंडी आवाज में बोला, कोई फर्क नहीं पड़ता। लियन सू ने पहले ही अपनी मौत लिख दी है। उसने शीशी को कसकर पकड़ लिया। लगता है एक्सट्रीम दाओ मार्शियल सेंट के गुट से निर्णायक लड़ाई शुरू होने वाली है। उधर बेहे सिटी के बाहर एक सुनहरे बालों वाला आदमी सड़क पर चल रहा था और अपने ईयरपीस में बोला, मैं जगह पर पहुंच गया हूं। वह धीमे से बोला, सुना है इस मिशन को टॉप 10 में से कोई देख रहा है। वैसे लक्ष्य कौन है? ईयरपीस से आवाज आई, तुम्हारी जानकारी पुरानी है। एक नहीं, कई बड़े खिलाड़ी यहां आ रहे हैं। आदमी चौंक गया। क्या? क्या लक्ष्य किसी मार्शियल सेंट का बेटा है? दूसरी तरफ से हंसी आई। नहीं, वह उससे भी ज्यादा कीमती है। सेना मानती है कि यह आदमी इस युग का सुप्रीम मार्शियल सेंट बन सकता है और दुनिया का संतुलन बदल सकता है। वह अभी मुश्किल से 20 साल का है। दूसरी तरफ से आवाज धीमी और ठंडी फुसफुसाहट में बदली, लेकिन उसकी अनुमानित लड़ाई की ताकत पहले ही 30 स्टार से ऊपर आंकी गई है। इसका मतलब है कि वह सीधे हमारे ब्लैक मैजिक सोसाइटी के 10वें मैजिक गॉड के बराबर खड़ा हो सकता है। वह इंसानी शरीर में छिपा एक राक्षस है। सुनहरे बालों वाला एजेंट जेरोस वहीं जड़ हो गया। सर्दी के बावजूद उसकी पीठ पर ठंडा पसीना बहने लगा। 20 साल का कोई इंसान मैजिक गॉड की ताकत के बराबर? यह सोच ही पागलपन लग रही थी। क्या तुम सच बोल रहे हो? उसने घबराई आवाज में पूछा। अगर ऐसा है तो इस मिशन के पीछे असली क्लाइंट कौन है? कौन चाहता है कि ऐसा राक्षस मारा जाए? जेरोस ने गहरी सांस ली। इतना बड़ा जीनियस तो किसी देश का खजाना होना चाहिए। दुनिया की हर बड़ी ताकत उसे अपने साथ लेने के लिए लड़ रही होती। दूसरी तरफ से ठंडी आवाज आई, जेरोस, तुम्हें अब तक समझ जाना चाहिए था। कोई भी देश या संगठन एक जैसा नहीं सोचता। कुछ लोगों के लिए वह मानवता की उम्मीद है, लेकिन जिनके हितों को उससे खतरा है, उनके लिए वह जहर है। जेरोस कुछ पल चुप रहा। अब उसे मिशन की गंभीरता पूरी तरह समझ आ गई थी। दूसरी तरफ से आवाज फिर आई, इसलिए हमें इस जहर को दुनिया में फैलने से पहले खत्म करना होगा। लू शेंग को ब्लैक मैजिक सोसाइटी ने पूरी तरह मिटाने का आदेश दिया है। इस मिशन में असफलता का विकल्प नहीं है। अगली सुबह लू परिवार के घर में काफी हलचल थी। लू है, झेंग यूफेन और लू किंग सैन्य क्षेत्र जाने की तैयारी में सामान पैक कर रहे थे। लू किंग ने भाई की ओर हाथ हिलाया और थोड़ा मुंह फुलाकर बोली, लू शेंग, क्या आप सच में यहीं रुकने वाले हो? सारा मजा मिस कर दोगे। उसने खास छुट्टी ली थी और बेहद उत्साहित थी, लेकिन उसे यह भी अफसोस था कि उसका भाई उनके साथ नहीं जा रहा था। लू शेंग मुस्कुराया और बोला, मुझे सेना ने एक जरूरी काम दिया है, इसलिए मुझे अलग से जाना पड़ेगा। लेकिन चिंता मत करो, मैंने सब डॉम किंग्स से तय कर लिया है। तुम लोग आराम से जाओ, मैं कुछ दिनों में बेस पर मिल जाऊंगा। गाड़ी में बैठते हुए लू है ने गर्व से हाथ हिलाया। देश की सेवा सबसे पहले आती है, बेटे। हम समझते हैं तुम्हारी जिम्मेदारी क्या है। जाकर दिखा दो कि लू परिवार का बेटा क्या कर सकता है। गाड़ी स्टार्ट हुई और धूल उड़ाते हुए सैन्य गेट की ओर निकल गई। लू शेंग सड़क किनारे खड़ा तब तक देखता रहा जब तक गाड़ी नजरों से ओझल नहीं हो गई। जैसे ही गाड़ी गायब हुई, लू शेंग के चेहरे की मुस्कान तुरंत गायब हो गई। सड़क पर अचानक सन्नाटा छा गया। उसका चेहरा गंभीर हो गया।
कुछ ही सेकंड में उसकी पूरी मौजूदगी बदल गई। उसकी आंखें बर्फ जैसी ठंडी और तेज हो गईं। उसने तुरंत अपना एन्क्रिप्टेड सैन्य फोन निकाला और एक्सआईए डिंगजून को कॉल किया। कमांडर एक्सआईए, मैं लू शेंग बोल रहा हूं। परिवार निकल चुका है। दूसरी तरफ से एक्सआईए डिंगजून ने तुरंत जवाब दिया, चिंता मत करो। मैंने एलीट सुरक्षा टीम और फाइटर जेट्स भेज दिए हैं। 2 घंटे के अंदर तुम्हारा परिवार ईस्टर्न मिलिट्री रीजन के सुरक्षित क्षेत्र में पहुंच जाएगा। लू शेंग ने राहत की सांस ली। धन्यवाद कमांडर एक्सआईए। एक्सआईए डिंगजून हंसे। इतनी औपचारिकता की जरूरत नहीं। लेकिन तुमने जिस ब्लैक मैजिक सोसाइटी का जिक्र किया था, मैंने रास्ते के हर सैन्य क्षेत्र को अलर्ट कर दिया है। सब हाई अलर्ट पर हैं। फिर उन्होंने गंभीर होकर कहा, लेकिन याद रखो, यह संगठन बेहद खतरनाक है। क्या तुम सच में चाहते हो कि मैं हाई कमांड को सूचना न दूं? एक्सआईए डिंगजून की आवाज गंभीर हो गई। इन आतंकियों का खतरा मजाक नहीं है। 3 साल पहले सदर्न मिलिट्री रीजन ने 12 मैजिक गॉड्स से लड़ाई की थी। हमने 5 ए रैंक एलीट टीम भेजी थी, एक्सआईए डिंगजून ने कहा। उनमें 4 अनुभवी जनरल थे जिनकी रेटिंग लेवल 15 से ऊपर थी। लेकिन 9th मैजिक गॉड ने 3 को मार दिया, 7 को घायल कर दिया और फिर गायब हो गया। वह हमारे लिए बहुत बड़ा नुकसान था, एक्सआईए डिंगजून ने आह भरी। एक जनरल जो ग्रैंड जनरल बनने वाला था और 2 5 स्टार जनरल्स भी खो दिए। उन्होंने कहा, ये लोग अपराधी नहीं, राक्षस हैं। एक्सआईए डिंगजून नक्शे को देखते हुए बोले, टॉप मैजिक गॉड्स की ताकत ग्रैंड जनरल के बराबर होती है। अकेले उनसे लड़ना बहुत खतरनाक है। फिर उन्होंने लू शेंग की प्रतिक्रिया सुनने के लिए रुककर सुना। लेकिन दूसरी तरफ से बस हल्की हंसी आई। लू शेंग मुस्कुराया। कमांडर एक्सआईए, आप गलत सोच रहे हैं। डर उन्हें होना चाहिए, मुझे नहीं। फिर उसने समझाया, छाया में छिपा चूहा परेशानी देता है क्योंकि पता नहीं कब काट ले। लेकिन जैसे ही वह बाहर आता है, उसके पास डरने के अलावा कुछ नहीं बचता। फिर बिल्ली का एक ही वार काफी होता है। लू शेंग ने फोन पकड़े पकड़े सेंट स्लेयर ऑयल की शीशी उंगलियों में घुमाई। बस सही चारा लगाना होता है ताकि ये चूहे बाहर आए। रक्षा करने से बेहतर है शिकार करना, है ना कमांडर एक्सआईए? इतना कहते हुए उसने दूर एक छत की ओर देखा। कई किलोमीटर दूर एक ऊंची इमारत पर खड़ा जेरोस दूरबीन से देख रहा था। अचानक वह घबरा गया। क्या? उसने अभी मेरी तरफ देखा। उसके हाथ कांपने लगे। नहीं, यह असंभव है, जेरोस खुद को समझाने लगा। मैं कम से कम 12 किलोमीटर दूर हूं। वह मुझे कैसे देख सकता है? उसने फिर दूरबीन उठाई और देखने लगा। एक साधारण इंसान के पास इतनी खतरनाक संवेदन शक्ति कैसे हो सकती है? वह बड़बड़ाया। शायद सिर्फ टॉप 3 मैजिक गॉड्स ही ऐसा कर सकते हैं। उधर लू शेंग हल्का मुस्कुराया। जैसा सोचा था। पहला चूहा सामने आ गया। लू शेंग ने सोचा, इस समय मेरी मानसिक संवेदना करीब 30 किलोमीटर तक फैल चुकी है। हर हलचल, हर सांस मुझे महसूस हो रही है। फिर उसने कहा, लेकिन यह चूहा सिर्फ लेवल 6 है। शायद बस एक स्काउट। एक्सआईए डिंगजून ने कहा, ठीक है। तुम अपनी योजना के अनुसार आगे बढ़ो। सभी सैन्य क्षेत्र तुम्हें पूरा सहयोग देंगे। बस सावधान रहना। लू शेंग मुस्कुराया, धन्यवाद। फोन कटने के बाद एक्सआईए डिंगजून कुछ देर चुप बैठे रहे। फिर हंस पड़े। मैं इतना अनुभवी जनरल हूं और फिर भी एक 20 साल के लड़के जितना निर्णायक नहीं।
उन्हें याद आया जब लू शेंग ने ईस्टर्न मिलिट्री रीजन के एलीट जनरलों को हराया था। डोंग शेंगी की मार्शियल पाथ को उसने एक ही वार में खत्म कर दिया था। कमांडर इन चीफ ने तब कहा था, अगर वह पीछे हटे तो महान जनरल बनेगा, अगर आगे बढ़े तो सेंट। टिक्साये डिंगजून बड़बड़ाए, इतने खतरनाक इंसान के लिए चिंता क्यों? फिर बोले, असल में डर उन्हें होना चाहिए जो खुद को शिकारी समझ रहे हैं। उधर जेरोस दूरबीन से देख रहा था, टारगेट स्टेशन की ओर जा रहा है। वह बेहेस सिटी छोड़ रहा है। दूसरी तरफ से जवाब आया, नजर बनाए रखो। अचानक जेरोस की नजर धुंधली हो गई। उसे स्टेशन पर एक नहीं, दो, फिर 3 लू शेंग दिखाई दिए। अगले ही पल उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया और छत पर एक भयानक आवाज गूंजी। उसका सिर शरीर से अलग होकर गिर चुका था। कई किलोमीटर दूर लू शेंग ने अपने ईयरपीस में कहा, एक आतंकवादी खत्म। 7 बजे दिशा, 1000 मीटर दूरी। दूसरी तरफ से आवाज आई, क्या 1000 मीटर? 10 मिनट बाद विशेष बल वहां पहुंचे। उन्होंने जेरोस की लाश देखी। एक सैनिक बोला, यह तो किसी अलौकिक शक्ति जैसा है। और वह लड़का अभी 20 साल का है। लू शेंग हाई स्पीड ट्रेन में बैठा बाहर देख रहा था। क्योटो तक 1 दिन का सफर है, उसने सोचा। इतना समय काफी है बाकी चूहों को बाहर आने के लिए। तभी दरवाजा खुला। एक महिला सैन्य अधिकारी अंदर आई। लेफ्टिनेंट कर्नल गो एयिंग, डोंगिंग मिलिट्री डिस्ट्रिक्ट से रिपोर्ट कर रही हूं, उसने सलाम किया। लू शेंग ने शांत स्वर में कहा, आराम से रहो। गो एयिंग थोड़ी घबराई हुई थी। लू शेंग ने कहा, बस कुछ छोटी मोटी चीजों में मदद चाहिए। फिर उसने सूटकेस खोला। अंदर से उसने चमकता हुआ जेनेटिक फ्लूइड निकाला। वह बोला, जब मेहमानों को बुला ही लिया है तो मेजबान को भी तैयारी करनी चाहिए। उसने पूरी शीशी एक ही घूंट में पी ली। फिर मुस्कुराया, 8th ग्रेड जेनेटिक फ्लूइड। अब 7वीं अनडाइंग सेल को सक्रिय करने का समय है। उसके सीने के अंदर ब्लड पिल ग्रांड मास्टर कोर तेजी से घूमने लगा। अचानक वह टूट गया। एक भयानक ऊर्जा फैल गई। पीछे डीमन लॉर्ड की छाया उभरी। इतना भारी दबाव था कि गो एयिंग के घुटने कांपने लगे। उधर ब्लैक मैजिक सोसाइटी के एक अड्डे में माहौल गुस्से से भरा था। एक आदमी चिल्लाया, धत्त तेरे की, वह बेकार आदमी। एक सुनहरे बालों वाला आदमी दांत पीसते हुए बोला, सैया का सिग्नल पूरी तरह गायब हो गया है, वह मर चुका है। सोफे पर बैठी लाल कपड़ों वाली महिला ने पूछा, टारगेट कहाँ है? आदमी बोला, सैया की आखिरी जानकारी के अनुसार वह बेहे सिटी से हाई स्पीड ट्रेन में निकल चुका है। उसने नक्शा दिखाया। उसका लक्ष्य जिंगड़ू प्रोविंस लगता है। करीब 50 घंटे का सफर है। लाल बालों वाली महिला मुस्कुराई। 2 दिन से ज्यादा समय एक सही स्वागत के लिए काफी है। सुनहरे बालों वाले आदमी ने मेज पर मुक्का मारा। 4th डीमन गॉड रास्ते में है, उसने ठंडी हंसी हंसी। ड्रैगन नेशन को इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। बाहर हाई स्पीड ट्रेन बिजली की तरह दौड़ रही थी। धूप उसकी धातु की बॉडी पर चमक रही थी। अंदर लू शेंग चुप बैठा था। कुछ देर बाद उसने गो एयिंग की ओर देखा। वह बहुत घबराई हुई थी। लू शेंग ने शांत स्वर में कहा, इतनी लंबी यात्रा में इतना तनाव ठीक नहीं। यह देखकर गो एयिंग थोड़ा शांत हो गई। उसे लगा शायद उसके अधिकारी बढ़ा चढ़ाकर बोल रहे थे। वह खिड़की से बाहर देखने लगी। ट्रेन एक विशाल मैदान से गुजर रही थी। अचानक उसे आकाश से गिरता हुआ एक काला बिंदु दिखाई दिया।
वह तेजी से ट्रेन की ओर आ रहा था। जैसे जैसे वह पास आया, उसका चेहरा डर से भर गया। वह कोई साधारण चीज नहीं थी, वह एक भयानक दानव जैसा दिख रहा था। गुओ एयिंग तुरंत चिल्लाई, लू शेंग, अलर्ट लेवल एस, हम पर हमला होने वाला है। वह पीछे मुड़ी, लेकिन लू शेंग की सीट खाली थी। वह हैरान रह गई। क्या? वह अभी यहीं था? कहाँ गया? लड़की ने बेबसी में चिल्लाकर कहा, माय लॉर्ड। उसी पल उसे एहसास हुआ कि लू शेंग पहले ही चलती हुई ट्रेन से छलांग लगा चुका था और बेहद सटीकता के साथ नीचे उतरते उस दैत्याकार चेहरे की ओर बढ़ रहा था। लू शेंग की आंखें तपे हुए स्टील की तरह तेज थीं। उसने मुट्ठी कस ली और अपने भीतर की विशाल स्टेलर फोर्स को इकट्ठा किया। उसके चारों ओर अचानक चमकदार सुनहरी आभा फूट पड़ी, जिसने आसमान तक रोशन कर दिया। और उसने ठंडे स्वर में सिर्फ एक वाक्य कहा, तुम देर से आए हो। हल्के से दिखने वाले एक मुक्के के साथ लू शेंग ने सीधे उस दैत्य चेहरे के बीचों बीच वार किया। टक्कर इतनी भयानक थी कि उस प्राणी के आर पार एक विशाल छेद बन गया और वह ऐसे टूटने लगा जैसे पहाड़ के नीचे कांच चूर चूर हो जाता है। नीचे ट्रेन के टूटे हिस्से से गुओ एयिंग ने सिर बाहर निकाला और हवा में आराम से तैरते लू शेंग को देखकर उसकी आंखें फटी रह गईं। ये मैं आखिर देख क्या रही हूं? क्या कहीं कोई हाइबजेट फिल्म की शूटिंग चल रही है? वह पूरी तरह हैरान रह गई। लू शेंग ने बस एक नजर पीछे डाली और बिल्कुल सामान्य अंदाज में कहा, यहीं थोड़ा इंतजार करो। मुझे बस एक छोटी सी परेशानी निपटानी है। मैं अभी वापस आता हूँ। लड़की खिड़की से बाहर झुकी ही रही और लू शेंग को घूरती रह गई। उसके चेहरे पर अविश्वास साफ दिख रहा था। पसीना ऐसे बह रहा था जैसे बरसात हो रही हो। है? ये तो फुल स्पीड से दौड़ती हुई हाई स्पीड ट्रेन है। कोई इंसान हवा में ऐसे कैसे उड़ सकता है? क्या मैं सपना देख रही हूँ? उसे पता था कि लू शेंग की हैसियत असाधारण है, लेकिन सामने का नजारा इतना नामुमकिन था कि उसका चेहरा एकदम पीला पड़ गया। लू शेंग ने उसकी हैरानी की बिल्कुल परवाह नहीं की। उसकी नजर दूर खड़े एक अकेले आदमी पर टिक गई जो ऊंचे हाई वोल्टेज बिजली के खंभे के ऊपर बैठा जैसे उसका इंतजार कर रहा था। युवक ने उसकी ऊर्जा की तरंग को ध्यान से महसूस किया। वह आभा अजीब और अनजानी थी। ये एहसास, क्या ये कोई विदेशी है? लू शेंग ने आंखें सिकोड़ते हुए सोचा और खतरे का अंदाजा लगाने लगा। खंभे पर खड़ा वह आदमी बेहद ताकतवर आभा छोड़ रहा था। उसके चारों ओर काले धुएं जैसी अजीब धुंध घूम रही थी जो रोशनी तक निगलती लग रही थी। हैरानी की बात यह थी कि लू शेंग को हवा में चलते देखकर उसने हल्का सा सिर झुका दिया, जैसे अजीब तरीके से सम्मान दिखा रहा हो। मेरी घुसपैठ के लिए क्षमा चाहता हूं। हवा पर चल पाना। क्या आप कोई प्रसिद्ध टेलीकिनेटिक हैं? कितना दिलचस्प है। उसके शब्द भले विनम्र थे, लेकिन उसकी आंखों में जानवर जैसी खूंखार चमक साफ दिखाई दे रही थी। इस समय तक लू शेंग हवा में ही रुक चुका था, विदेशी दुश्मन से कई दर्जन मीटर दूर। वह सीधा खड़ा था, उसका अंदाज शांत लेकिन प्रभावशाली था। उसका चेहरा बेहद आकर्षक था, लेकिन उसके स्वभाव में पहाड़ की बर्फ जैसी ठंडक और कुछ अलौकिक सा भाव था। उसकी शांत लेकिन पैनी नजर काले धुएं वाले आदमी पर टिक गई। क्या तुम अकेले हो? युवक ने बिना किसी डर के स्थिर आवाज में पूछा। अचानक उस विदेशी आदमी की पुतलियां बीमार लाल रोशनी से चमकने लगीं। उसने घमंडी हंसी छोड़ी। क्या तुम्हें सच में लगता है कि तुमने अभी मेरी पूरी ताकत देख ली है? मैं तो यहाँ बस तुम्हें जल्दी खत्म करने आया था, लेकिन लगता है यह सफर उम्मीद से ज्यादा मजेदार होने वाला है। वह विदेशी आदमी ड्रैगन नेशन की टूटी फूटी मैंडरिन में बोलता रहा।
उसकी आंखों में खतरनाक चमक थी और उसने शैतानी मुस्कान के साथ अपने लंबे उस्तरे जैसे नुकीले दांत दिखाए। तुम मुझे उन लोगों की याद दिलाते हो जिनसे मैं पिछली बार ड्रैगन नेशन में मिला था। बिल्कुल तुम्हारी तरह खूबसूरत, जवान, बेकार की बहादुरी से भरे हुए और वसंत की घास की तरह कोमल। उन्हें टुकड़ों में फाड़ना एक बेहद दिलचस्प अनुभव होता है, उसने उत्साह से कहा। उनकी जिंदगी धीरे धीरे खत्म होते महसूस करना, उससे ज्यादा सुखद कुछ नहीं। उसने दोनों हाथों से अपना चेहरा ढक लिया और उसे एक डरावने शैतानी चेहरे की तरह मोड़ दिया। उसके पूरे अंदाज में घमंड और तिरस्कार भरा हुआ था। उस विदेशी की मुस्कान और चौड़ी हो गई। उसके चमकदार सफेद दांतों के साथ एक अस्वाभाविक रूप से लंबी सांप जैसी जीभ बाहर निकलकर हवा में लहराने लगी। लगता है मैं अपना परिचय देना भूल गया। मरने से पहले सुन लो, मैं ब्लैक डीमन सोसाइटी का 9th पिलर डीमन गॉड हूँ। आसमान में खड़ा सुंदर युवक लू शेंग उस तमाशे को चुपचाप देखता रहा। आदमी के लंबे परिचय के बाद आखिर उसने उकताए हुए स्वर में पूछा, तुम्हारी बात खत्म हुई? विदेशी आदमी एक पल के लिए जम गया। उसे समझ नहीं आया कि सामने वाला डर क्यों नहीं रहा। तभी उसने देखा कि लू शेंग सिर झुकाकर अपनी कलाई घड़ी में समय देख रहा है। लू शेंग ने धीरे से सिर हिलाया और हल्की झुंझलाहट से बोला, 1 मिनट 20 सेकंड। तुम्हारी आखिरी बातें बहुत लंबी थीं और तुमने मेरा काफी समय बर्बाद कर दिया। विदेशी आदमी का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। उसकी आंखों में जानलेवा क्रूरता चमक उठी। घमंडी लड़के, लगता है तुम दर्दनाक मौत चुन रहे हो। उसने कंधे घुमाए और शरीर ढीला करते हुए हमला करने की तैयारी की। बच्चे, मैं तुम्हें अपनी आखिरी बात कहने का 1 सेकंड भी नहीं दूंगा, विदेशी आदमी गरजा। लेकिन वह अपना वाक्य पूरा भी नहीं कर पाया। बिजली जैसी तेज ऊर्जा की एक लकीर ने उसके चेहरे को बीच से चीर दिया। वह एक पल के लिए जड़ हो गया। चेहरे पर हैरानी जमी रह गई और फिर उसका शरीर धीरे धीरे मिट्टी में घुलने लगा, जैसे सिर्फ खाद बनकर रह गया हो। डरावनी दक्षता के साथ लू शेंग ने उस ताकतवर विदेशी को सिर्फ अपने नंगे हाथों और कच्ची ताकत से चीर दिया था। कुछ पल तक लाश खड़ी रही और फिर साफ 2 हिस्सों में बंट गई। उसके कटे हुए अंगों से कालाहरा चिपचिपा खून फूट पड़ा और सूखी जमीन पर फैल गया। हवा में तैरते हुए लू शेंग ने नीचे देखा और ठंडे स्वर में कहा, 7 इमॉर्टल सेल्स, 4थे स्तर की ब्लेड टेक्निक और कई उच्च स्तरीय मार्शल आर्ट्स विल्स। अगर तुम्हारे जैसे आदमी से मुझे कुछ से ज्यादा वार बदलने पड़ते तो बेहतर है मैं कहीं जाकर मर ही जाऊं, उसने कहा। युवक ने मजाकिया अंदाज में 2 उंगलियां उठाईं, मानो दोनों के बीच ताकत का अंतर दिखा रहा हो। उसका टाइटल क्या था? उसने अपने समाज में कौन सा नंबर बताया था? लू शेंग एक पल रुका, उस आदमी के लंबे परिचय को याद करने की कोशिश की, लेकिन उसे ठीक से याद नहीं आया और उसने कंधे उचकाकर बात खत्म कर दी। छोड़ो, कोई फर्क नहीं पड़ता। बेहतर है मैं अपनी इंद्रियां फैलाकर देखूं कि उसके साथी आसपास छिपे हैं या नहीं और सबको एक साथ खत्म कर दूं। उसकी आंखें बर्फ जैसी ठंडी हो गईं और उसने अपनी स्पिरिट एनर्जी की लहर पूरे इलाके में फैला दी। लू शेंग ने आसपास कई मील तक सटीक आध्यात्मिक स्कैन शुरू किया। ज्यादा देर नहीं लगी और उसे छिपी हुई ऊर्जा के निशान मिल गए। तो ये लोग सच में यहाँ हैं, बस काफी दूर खड़े हैं। क्या झंझट है, उसने बुदबुदाया। खैर, मैं इंतजार कर लेता हूं। जब खुद मौत के पास आएंगे तो निपटा दूंगा। सच कहूं तो मुझे लगने लगा है कि मैं धीरे धीरे आम लोगों की दुनिया से दूर होता जा रहा हूं, यहां तक कि साधारण मार्शल आर्टिस्ट्स की सीमाओं से भी। लू शेंग ने स्पिरिट एनर्जी से हवा को ठोस बना दिया और आसमान में अदृश्य सीढ़ियां बना लीं,
जिससे वह अपनी डरावनी गति पूरी तरह इस्तेमाल कर सके। ज्यादातर ग्रांड मास्टर्स भी ऐसा नहीं कर सकते। लगता है मैं इस हाई मार्शल दुनिया को सच में X1 दुनिया में बदलने वाला हूं, उसने सोचा। फिर हल्की सांस लेकर वह अचानक तेजी से आगे बढ़ा और पल भर में उस हाई स्पीड ट्रेन तक पहुंच गया जो कई मील आगे निकल चुकी थी। पलक झपकते ही लू शेंग फिर से हाई स्पीड ट्रेन के डिब्बे में वापस आ गया। हाथ जेब में डाले वह ऐसे चल रहा था जैसे बस थोड़ी देर टहलने गया हो। गो एयिंग उसे देखकर ऐसे घूर रही थी मानो उसकी आंखें बाहर निकल जाएंगी। उसका मुंह पूरी तरह खुला रह गया। तक तुम सच में वापस आ गए, वह हकलाते हुए बोली। लू शेंग ने सवाल को अनसुना कर दिया और खिड़की के पास बैठकर सोच में डूब गया। बेहे सिटी से जिंगडू प्रोविंस तक हाई स्पीड रेल से 8000 किलोमीटर से भी ज्यादा दूरी है। मैंने इतनी दूर सिर्फ तुम्हें ढूंढकर खत्म करने के लिए यात्रा की। इसे काफी ईमानदारी नहीं कहोगे? गो एयिंग कांपती हुई लू शेंग को देखती रही। उसका दिमाग समझ ही नहीं पा रहा था। ये हवा में 200 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से कैसे चल रहा था? ये कोई लोकल बस नहीं है जहां मन करे चढ़ जाओ और उतर जाओ। ये आदमी तो पूरी आजादी से घूम रहा है। ये सब बहुत ही अवास्तविक है। उसके चेहरे पर हैरानी और विस्मय साफ दिख रहा था। अचानक जैसे उसे कुछ याद आया, लू शेंग मुड़ा और बोला, ओहा। उसकी अचानक हरकत से गुओ एयिंग बुरी तरह चौंक गई। आह जी चीफ, मैं सुन रही हूं। सर, आपके क्या आदेश हैं? उसने घबराई आवाज में पूछा। लू शेंग आगे आया और उसके कंधे पर हाथ रखकर हल्के से थपथपाया। मैं एक आखिरी काम निपटाकर आता हूं। यहीं इंतजार करो। फिर उसने उसे कुछ सटीक भौगोलिक निर्देशांक दिए। और ये कोऑर्डिनेट्स तुरंत क्षेत्रीय सेना मुख्यालय को भेजो। उनसे कहो कि इस जगह पर जाएं। जी सर, गो एयिंग ने कहा। अब थोड़ी सैन्य शांति वापस आ चुकी थी। चीफ, उसके बाद ऑपरेशन में मेरा अगला कदम क्या होगा? गो एयिंग की आंखों में उत्साह चमक उठा। लेकिन लू शेंग ने शांत स्वर में जवाब दिया, तुम्हारे लिए कोई अगला कदम नहीं है। सच कहूं तो अगला चरण शायद पहले ही खत्म हो चुका है। अभी आराम करो। अगर जरूरत हुई तो मैं तुम्हें संपर्क करूंगा। गो एयिंग को अचानक ऐसा लगा जैसे उसने पूरी ताकत से मुक्का मारा हो और सामने कुछ भी न हो। ठंडा पसीना उसके चेहरे से टपकता रहा। वह बुदबुदाई, बस इतना ही? सच में खत्म? उधर लू शेंग बिना कुछ बोले मुड़ा और बाहर निकल गया। उसकी लंबी परछाई डिब्बे में फैल गई और वह धीरे धीरे नजर से ओझल हो गया। उसके मन में अचानक तुलना आई। लू शेंग की सहज आवाज उसे अपने पिता की याद दिला रही थी जब वह उसे स्कूल बस स्टैंड पर छोड़ते थे। यहीं रुको, मैं बस संतरे खरीद कर आता हूँ। फर्क बस इतना था कि उसके पिता फल खरीदने जाते थे और लू शेंग, उसने वहीं अपने विचार रोक दिए। आगे सोचने की हिम्मत नहीं हुई। उसी समय बिल्कुल अलग जगह पर कई बड़े मॉनिटरों पर एक विशाल लाल चेतावनी चिन्ह चमक उठा। इस हाई प्रायोरिटी अलर्ट का विषय वही बदकिस्मत विदेशी था, 9th पिलर, जिसे कुछ देर पहले लू शेंग ने नंगे हाथों से 2 हिस्सों में काट दिया था। सुनहरे बालों वाला ऑपरेटिव स्क्रीन को देखकर डर से कांप उठा। FCK लॉर्ड पेमन का लाइफ सिग्नल नेटवर्क से पूरी तरह गायब हो गया है। वो मर चुके हैं। क्या? ये कैसे संभव है? लाल बालों वाली महिला चिल्लाई। उसने तुरंत हाथ में पकड़े स्नैक्स फेंके और तूफान की तरह कंप्यूटर डेस्क तक दौड़ गई। स्क्रीन पर फ्लैट लाइन देखकर उसका चेहरा गंभीर हो गया। अंदर गहरा झटका था, लेकिन उसने खुद को शांत रखने की कोशिश की।
स्थिति की गंभीरता समझते ही वह कमरे से बाहर भागी। मैं तुरंत लॉर्ड को सूचना देती हूँ। तुम यहाँ रहो और उस सेक्टर पर कड़ी निगरानी रखो। सुनहरे बालों वाला आदमी सिर्फ धीमे से बोला, जी मैम। भागते हुए उसने फोन निकाला और एक गुप्त नंबर डायल किया। रिपोर्ट, लॉर्ड पेमन की मृत्यु की पुष्टि हो चुकी है। मौत कैसे हुई यह अभी अज्ञात है, उसने फोन में कहा। बहुत सावधानी बरतें। यह लक्ष्य हमारी शुरुआती अनुमान से कहीं ज्यादा खतरनाक है। दूसरी तरफ फोन पर एक चोटीदार बालों वाली महिला सुन रही थी। उसके होठों पर हल्की खतरनाक मुस्कान थी। वह पेमन जैसा बेवकूफ नहीं है, फोन पर महिला ने शांत लेकिन खतरनाक आवाज में कहा। कृपया हमें उस मूर्ख से तुलना करके अपमानित मत करो। ड्रैगन नेशन भले कमजोर समझा जाता हो, लेकिन पिछली बार वहां ऑपरेशन करते समय स्थानीय शक्तियों ने काफी ध्यान दिया था। अगर तुम घमंड में उनके इलाके में घुसोगे तो घात लगना स्वाभाविक है। वह रुकी और ठंडे स्वर में बोली, चिंता मत करो। कल सूर्योदय से पहले हम उस लक्ष्य का सिर तुम्हारे पास भेज देंगे। समझ गई, लाल बालों वाली महिला ने कहा और फोन काट दिया। उसने डिजिटल ब्लैकलिस्ट पर लगे लू शेंग के फोटो को देखा और भौहें सिकोड़ लीं। सिर्फ उसकी तस्वीर देखकर मुझे ऐसा आदिमदर क्यों महसूस हो रहा है? क्या वो सिर्फ 20 साल का मार्शल आर्ट्स प्रतिभाशाली युवक नहीं है? फिर ऐसा क्यों लग रहा है? इस शिकार में तो हम शिकारी हैं। लेकिन अजीब बात है, ऐसा लगता है जैसे खुद मौत हमें देख रही हो। उसके मन में लू शेंग की छवि उभरी, एक युवक नहीं बल्कि एक विशाल डीमन किंग जो हाथ बढ़ाकर उनकी पूरी दुनिया कुचल सकता है। काफी दूर ईस्टर्न मिलिट्री डिस्ट्रिक्ट मुख्यालय में एक ड्यूटी ऑफिसर मॉनिटर देखते देखते अचानक कुर्सी से उछल पड़ा। WTF? ये कैसी ऊर्जा रीडिंग है? वह घबराकर चिल्लाया और तुरंत पीछे के ऑफिस में अपने वरिष्ठों को रिपोर्ट देने दौड़ा। तुरंत आदेश जारी हो रहे हैं। सभी सावधान। कमांड सेंटर का माहौल तुरंत भड़क उठा। 10,000 से ज्यादा उच्च अधिकारी और जनरल जो पहले से इंतजार में थे, अचानक सतर्क हो गए। सुबह से उन्हें आदेश दिया गया था कि ईस्टर्न मिलिट्री डिस्ट्रिक्ट से आने वाले एक VIP के निर्देशों का पूरा सहयोग करना है। घंटों से वे अपनी पोस्ट पर खड़े थे। मिशन को SSS लेवल घोषित किया गया था, अभूतपूर्व प्राथमिकता। चौकोर जबड़े और लोहे जैसे शरीर वाला डिस्ट्रिक्ट कमांडर फाइल देखकर गरजा, यह SSS लेवल मिशन है। वुल्फ फैंग और ब्लेड स्क्वाड को तुरंत इन कोऑर्डिनेट्स पर भेजो। तुरंत। कमांड डेक से अधिकारी की आवाज गूंजी। डिवीजन 5, 7 और 8 पूर्ण युद्ध तैयारी में जाओ। सिग्नल मिलते ही रवाना होना है। पूरा हॉल रोजर की गर्जना से गूंज उठा। नीचे खड़े कुछ सैनिक आपस में फुसफुसाने लगे। ये स्तर की तैनाती पागलपन है। आखिर हम किसका शिकार कर रहे हैं? पास खड़े अधिकारी ने धीरे से कहा, सुना है। लायन नेशन का एक आतंकी संगठन, ब्लैक डीमन सोसाइटी। पहला सैनिक यह नाम सुनते ही सिहर उठा। ब्लैक डीमन सोसाइटी, ये तो बेहद खतरनाक है। उसका चेहरा गंभीर हो गया। उसने धीमे से पूछा, पक्का वही लोग हैं? दूसरा आदमी बोला, ऊपर से यही खबर आई है। क्यों? पहला सैनिक कड़वी हंसी हंसा। अगर ब्लैक डीमन सोसाइटी शामिल है तो यह मिशन नहीं, मौत की घाटी से गुजरना है। वह थोड़ा पास झुककर बोला, 3 साल पहले सदर्न मिलिट्री डिस्ट्रिक्ट पर ब्लैक डीमन सोसाइटी ने भयानक आतंकी हमला किया था। तब मैं फ्रंटलाइन एंटी टेरर यूनिट में था। हमें उन्हें खत्म करने के लिए अभियान में शामिल किया गया। वह रुका और बोला, तुम जानते हो हमने कितनी सेना लगाई थी? वह खुद ही बोलता गया, 500 से ज्यादा एलीट ऑपरेटिव, हर एक कम से कम रैंक 5 मार्शियल आर्टिस्ट।
भारी पैदल सेना और आर्मर्ड यूनिट अलग। 20 मार्शल आर्ट्स ग्रांड मास्टर्स और 5 रैंक 8 ग्रेट ग्रांड मास्टर्स मैदान में थे। इतनी ताकत एक ही लक्ष्य पर। फिर भी उनका नेता हमारी पकड़ से निकल गया। यह सेना की शर्मनाक हार थी। उसका साथी सन्न रह गया। 20 ग्रांड मास्टर्स, 5 ग्रेट ग्रांड मास्टर्स और हजारों एलीट सैनिक। सिर्फ एक लक्ष्य के लिए वह हांफते हुए बोला। और फिर भी लोग मरे। एक ग्रेट ग्रांड मास्टर भी वह कांप गया। क्या ब्लैक डीमन सोसाइटी के लोग इतने अजेय हैं? पहला आदमी पसीने से भीग गया और आखिर फुसफुसाया, वे राक्षस हैं। वह धीमी आवाज में बोला, ब्लैक डीमन सोसाइटी की संरचना इंसानी तर्क से अलग है। उनके नेता अब इंसान नहीं रहे। उन्हें सामान्य मार्शल आर्ट्स से नहीं मापा जा सकता। वे शरीर की सीमाएं पार कर चुके हैं, भयानक अस्तित्व बन चुके हैं। खैर, अब बातें छोड़ो, हमें तैयार होना होगा। कुछ देर बाद एलीट यूनिट्स बताए गए स्थान पर पहुंची। सामने का दृश्य देखकर दोनों स्क्वाड के नेता रुक गए। हे भगवान, वुल्फफैंग कप्तान बुदबुदाया। हवा में ताजे खून की धातु जैसी गंध थी। नीले कवच वाला कप्तान जमीन पर पड़े शरीर के पास गया। यह खत्म हो चुका है, उसने निरीक्षण करते हुए कहा। जैसे ही उसने और जांच की, उसकी आंखें फैल गईं। घाव से निकला खून गोल गोल जमने लगा था। ब्लड पिल्स। यह केवल उच्चतम स्तर के साधकों में होता है। इसकी जीवन शक्ति अविश्वसनीय है। यह निश्चित ही एक शिखर रैंक 8 ग्रेट ग्रांड मास्टर था। कप्तान गंभीर हो गया। सोचो, इसका मतलब क्या है? पूरी दुनिया में मुश्किल से 1000 लोग रैंक 8 ग्रेट ग्रांड मास्टर हैं, और उनमें से एक यहां मिट्टी में पड़ा है। और उसे बस मारा नहीं गया, पूरी तरह कुचल दिया गया है। अगर यह खबर बाहर गई तो ड्रैगन नेशन में भूचाल आ जाएगा। सौभाग्य से यह ड्रैगन नेशन का नागरिक नहीं लगता, वुल्फफैंग कप्तान बोला। अगर मेरी जानकारी सही है, यह ब्लैक डीमन सोसाइटी का उच्च सदस्य था। ब्लेड स्क्वाड नेता चौंक गया। ब्लैक डीमन सोसाइटी का ग्रेट ग्रांड मास्टर, और यहां मरा हुआ नीले कवच वाला कप्तान गंभीरता से सिर हिलाता रहा। देखो उसके चेहरे को, उसने कहा। कोई दर्द नहीं, कोई डर नहीं। इसका मतलब है उसे प्रतिक्रिया का मौका ही नहीं मिला। एक ही बार, इतनी तेज और ताकतवर कि उसका शरीर समझने से पहले मर गया। ग्रेट ग्रांड मास्टर को ऐसे मारना कल्पना से परे ताकत है। चारों ओर भारी खामोशी छा गई। ब्लेड स्क्वाड नेता धीरे से बोला, अविश्वसनीय। ऐसा कौन कर सकता है? तभी उसकी नजर कुछ पर पड़ी। उसने कांपते हाथ से इशारा किया। रुको, उसकी पीठ देखो। जब वुल्फफैंग कप्तान ने लाश पलटी तो कंधों पर भयानक टैटू दिखा। कप्तान की आंखें फैल गईं। धत्त, यही है, यही वो निशान है। 3 साल पहले सदर्न मिलिट्री डिस्ट्रिक्ट से भागा वही ब्लैक डीमन सोसाइटी का नेता। ब्लेड स्क्वाड नेता स्तब्ध रह गया। दोनों कप्तान पत्थर की मूर्ति की तरह खड़े रहे। आखिर उसने धीमे से कहा, मतलब किसी ने ब्लैक डीमन सोसाइटी के उस कुख्यात नेता को एक ही वार में मार दिया। उसने खाली आंखों से पूछा, तो फिर हमें यहाँ क्यों भेजा गया? वुल्फफैंग कप्तान ने लंबी चुप्पी के बाद कहा, शायद उस बड़े आदमी को हमारी मदद की जरूरत नहीं थी। शायद उसने हमें बस यहाँ सफाई कराने के लिए बुलाया है। ईस्टर्न मिलिट्री डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स में कमांडर एक्सआईए डिंगहून फील्ड रिपोर्ट को देखते हुए गहरी सोच में डूब गए। उन्होंने कुर्सी पर पीछे झुकते हुए धीरे से सांस छोड़ी।
यह लड़का लू शेंग अगर सच में मेरी जान लेना चाहता तो शायद एक ही वार काफी होता। इक्साये डिंगहोन ने सिर उठाकर छत की ओर देखा और आंखें बंद कर लीं। होठों पर हल्की गर्व भरी मुस्कान उभर आई। आखिरकार हमारे मिलिट्री डिस्ट्रिक्ट ने भी एक ऐसा शिखर मार्शल आर्ट्स विशेषज्ञ पैदा कर दिया है जो पूरी दुनिया से ऊपर खड़ा हो सकता है। उसी समय लू शेंग हाई स्पीड ट्रेन टनल के प्रवेश द्वार तक पहुंच चुका था। उसका पूरा शरीर चमकती पारदर्शी ऊर्जा की परत से घिरा हुआ था, एक ऐसी शक्ति जो भौतिक नियमों को मानो धोखा दे रही थी। लू शेंग ने धीरे से आंखें खोलीं, उसकी पुतलियां हल्की अलौकिक रोशनी से चमक रही थीं। यह रिफाइंड इमिटेशन ऑफ विल मेरी उम्मीद से कहीं ज्यादा ताकतवर है, उसने हवा से कहा। अब समझ आया, मेरी पहले वाली सोच गलत थी। दूसरों के मार्शल सेंट विल की नकल करना तो बस एक सेकेंडरी इस्तेमाल है। असली क्षमता तो अपनी ही विल की नकल करने में है। यह एहसास मानो एक चाबी बन गया जिसने लू शेंग के लिए संभावनाओं का नया दरवाजा खोल दिया। उसने आखिर समझ लिया कि इस इमिटेशन ऑफ विल का असली तरीका क्या है, अपने दिमाग की जबरदस्त ताकत से अपने ही विल क्लोन को शरीर से बाहर प्रोजेक्ट करना। उसका असली शरीर सुरक्षित रहता, जबकि यह स्पेक्ट्रल अवतार हजारों किलोमीटर दूर तक जा सकता था और सिर्फ एक विचार से तुरंत वापस बुलाया जा सकता था। अब यह सिर्फ मानसिक शक्ति या साधारण टेलीकिनेसिस नहीं था। यह मार्शल आर्ट्स की दिव्य शक्ति के क्षेत्र में एक बड़ी छलांग थी। इस तकनीक की बहुमुखी क्षमता इतनी ज्यादा थी कि इसे सीधा सीधा ओवरपावर्ड कहा जा सकता था। यह उसकी चेतना का लगभग देवता जैसा विस्तार था। तो इस विल क्लोन की सीमा क्या है, उसने सोचा। सीधे शब्दों में कहें तो कोई सीमा नहीं। यह ऐसे काम कर सकता है जो मेरे असली शरीर के लिए मुश्किल या राजनीतिक रूप से खतरनाक हो सकते हैं। यह आसमान में उड़ सकता है, चट्टानों के आर पार जा सकता है, सबसे सुरक्षित जगहों में घुस सकता है और बिना कोई सबूत छोड़े बड़े स्तर की हत्या भी कर सकता है। इससे ऐसे दरवाजे खुलते हैं जो पहले बंद थे। जैसे लियन सू। अगर मैं अपने विल क्लोन को सीधे लियन सू से निपटने भेज दूं तो यह विचार हवा में ठंडा और तेज लटका रहा। किसी को भी उस पर शक नहीं होगा, वह घटना से मीलों दूर होगा। लू शेंग के मन में एक दृश्य उभरा, उसका सुनहरा अवतार नीचे उतरता है और लियन सू का गला पकड़कर एक ही झटके में उसकी जीवन शक्ति खत्म कर देता है। लू शेंग के होठों के कोनों पर हल्की विजयी मुस्कान आई। कोई भी कभी साबित नहीं कर पाएगा कि यह मैंने किया। और अगर शक भी हुआ तो अब मैं कोई मोहरा नहीं हूं जिसे आसानी से हटाया जा सके। मिलिट्री डिस्ट्रिक्ट की नजर में लू शेंग अब बेहद कीमती रणनीतिक संपत्ति है। और लियन सू ने हाल ही में मेरे परिवार के खिलाफ जो किया है वह हर सीमा पार कर चुका है। उसने खेल के नियम तोड़ दिए हैं। मार्शल सेंट की पत्नी होने के बावजूद कुछ सीमाएं होती हैं और उन्हें पार करने की कीमत चुकानी पड़ती है। आखिर में यह बस मूल्य का हिसाब है, उसने सोचा। अगर मार्शल सेंट को लगे कि मेरे और मेरे पीछे खड़ी सेना से टकराने की कीमत बहुत ज्यादा है और वह लियन सू की कीमत से ज्यादा हो तो मार्शल सेंट की पत्नी का दर्जा भी उसे नहीं बचा पाएगा। उसे बलिदान करना ही पड़ेगा। लू शेंग ने अपने उभार और लियन सू की घबराई हुई चालों के बीच संबंध को ध्यान से समझा। उसे लगा कि उसकी पागल और अस्थिर हरकतें शायद नियंत्रण खोने का संकेत हैं। संभव है उसने पॉइजन सेंट को भी इसमें खींच लिया हो और ब्लैक डीमन सोसाइटी से मिलकर अपनी स्थिति बचाने की कोशिश कर रही हो, उसने एक रणनीतिकार की तरह सोचा। ऐसा देशद्रोह मार्शल सेंट को भी गुस्से से भर देगा। इन दोनों एहसासों ने लू शेंग के मन में बची हुई सारी हिचक मिटा दी।
उसने दूर क्षितिज की ओर ठंडी नजर से देखा। लियन सू ने जीने का अधिकार खो दिया है। उसे मरना ही चाहिए। और अब समय आ गया है। उसने तय कर लिया कि यह काम जितना जल्दी हो सके पूरा किया जाएगा। युवक ने अपनी मानसिक शक्ति को सक्रिय किया और चेतना को एक बिंदु पर केंद्रित कर दिया। पहले मुझे इस विल प्रोजेक्शन की सीमा और सटीकता जांचनी होगी। लू शेंग की मानसिक ऊर्जा लहर की तरह फैल गई, लगभग 30 किलोमीटर के दायरे को कवर करते हुए। अपनी ही विल की नकल करना दूसरों से कहीं आसान था, क्योंकि उसकी आत्मा को उससे बेहतर कोई नहीं समझता था। रात के अंधेरे में भी वह लगभग 30 किलोमीटर दूर दौड़ती हाई स्पीड ट्रेन को महसूस कर सकता था। आधी रात के गहरे अंधेरे में अचानक एक चमकीला प्रकाश बिंदु प्रकट हुआ। फिर एक और, फिर दर्जनों, मानो असंख्य जुगनू हवा में इकट्ठा होकर कुछ अद्भुत बना रहे हों। लू शेंग ने अचानक आंखें खोल दी, उनमें तेज चमक थी। वे आ गए, उसने धीमे से कहा। समय बिल्कुल सही है। उसे अभी भी इस विल प्रोजेक्शन की असली लड़ाई क्षमता का पूरा अंदाजा नहीं था, लेकिन ब्लैक डीमन सोसाइटी के ये दो नौसिखिए उसके लिए परफेक्ट टेस्ट थे। उसने अपने प्रोजेक्शन के आसपास हवा को नियंत्रित किया और एक घूमता हुआ बवंडर उन दोनों की ओर भेज दिया। इसी बीच कई मील दूर एक विदेशी ऑपरेटिव घबराकर घड़ी देख रहा था। समय खत्म हो रहा है, उसने अपने साथी से कहा। टारगेट की हाई स्पीड ट्रेन किसी भी पल इस सेक्टर से गुजरने वाली है। वह आदमी और उसकी महिला साथी टनल के मुहाने पर खड़े थे, रास्ता रोकने के लिए तैयार। महिला ने हथियार जांचते हुए कहा, तो यहीं खत्म करेंगे। जल्दी निपटाओ और निकलते हैं।